हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच एक नए टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। आज का जो टॉपिक है यह सीबीएसई और आईएससी ये दोनों छात्रों के लिए उपयोगी है। हाँ, अंतर बस इतना है, सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो एग्जाम देंगे टर्म 1 में वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, जबकि जो आज का टॉपिक है यह आईएससी छात्रों के लिए यूजफुल होगा जब वह सेमेस्टर 2 का एग्जाम देंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वह है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो छात्र आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सबसे पहले इकोनॉमिक साइट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए और आइए हमारे साथ सफर शुरू कीजिए एक नए जुनून के साथ, एक नए हौसले के साथ और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा भुगतान संतुलन। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। हिंदी के जो शब्द है वो कठिन है बेटा, लेकिन इसलिए भुगतान संतुलन मैंने यहाँ ये बताना उचित समझा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे हिंदी न्यूज़पेपर में भुगतान संतुलन ही लिखा रहता है, जो कि आपके काम की चीज है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हिंदी में भुगतान संतुलन कहते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरे सब्जेक्ट की चीज है, हमारे काम की चीज है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है? जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री with rest of the world during an accounting year. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions, all economic transactions of a country with the rest of the world during an accounting year or during a period of time. तो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक साल के दौरान, वह एक साल है क्या, 1 ईयर है क्या, अकाउंटिंग ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च मंथ, इस दौरान एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुआ होगा वह बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होगा। क्लियर हो गया बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लिखते रहो बेटा आप लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज an accounting statement that provides a systematic records of all economic transactions
of all economic transactions of a country with rest of the world during an accounting period, during an accounting year or accounting period or given a period of time। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं बेटा, तो हर एक कंट्री का अपना जो फिनेंशियल ईयर है उसी की बात होती है यहाँ पे। क्लियर हो गया? यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, कितने समय में? एक दिए गए समय में, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वह गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है? अकाउंटिंग ईयर होता है। क्या होता है? वह अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। क्लियर? फिर से सुन लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बेटा? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस of a country with the rest of the world during an accounting year or period of time or given period of time। ओके बेटा, कोई दिक्कत? अब बात आती है who are included in residents। जो भी रेसिडेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक है, उसमें कौन है? तो जो रेसिडेंट्स की बात होती है उसमें आप बात करते हैं इंडिविजुअल की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि किसी कंट्री के रेसिडेंट्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें सबसे पहले बेटा आप कहोगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स होंगे। दूसरा कौन होता? फर्म्स होती हैं। और नेक्स्ट कौन होता? गवर्नमेंट एजेंसीज होती होता, गवर्नमेंट एजेंसीज। क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे बेटा, तो उसमें आपने देखा कि डोमेस्टिक जो भी हमारी इकोनॉमी है उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो जो डोमेस्टिक की बात करते हैं इसका मतलब कि रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री की बात कर रहे हैं। ये होता है कि रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन चीज इसमें शामिल होती है। तो बोलोगे इसमें इंडिविजुअल है, फर्म है और गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा इसमें कि रेसिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज। इसको बेटा हम लोग रेसिडेंट्स में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए बेटा आते हैं, ये कुछ समय के लिए हमारे यहाँ होते हैं। जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे लिए होगा उनकी हम इसमें बात करेंगे। बात समझ ना? जो आदमी अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा, वह हमारे कंट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में कौन होगा? इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसी। एक चीज ध्यान रखना आपको, इसमें हमें किसको शामिल नहीं करना है? जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं, जो फॉरेन मिलिट्रीज पर्सनल्स होते हैं बेटा, टूरिस्ट होते हैं, माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं, कोई पढ़ने के लिए आया हुआ यहाँ पे, कोई अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, कोई घूमने के लिए आया है, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अब बात आती है बेटा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या है बेटा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इसमें बेटा हम किसी को कोई गुड्स दे रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ पैसा मिल रहा है,
कुछ पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पैसा मिला, मनी मिला, करेंसी हमने रिसीव किया या करेंसी को हमने दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि उसके बदले हमें कुछ अगले से मिला था या हमने किसी को दिया था, इसके बदले हमें पैसा मिला, तो वहां पैसा मिला। लेकिन आप ये भी देखोगे कि कभी कभी आप कोई गुड्स नहीं देते हो, ना गुड्स लेते हो, फिर भी आपको पैसा मिलता है या पैसा देना पड़ता है। वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, बशर्ते कि वह कानून के निगाह में सही हो, वह गलत तरीके से आपको पैसा ना मिला हो, न तो आपने गलत तरीके से किसी को पैसा दिया हो, वह इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बेटा आता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया और आपने मुझे फी दिया, ये क्या है? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। कैसे? क्योंकि हमने आपको सर्विसेज दिया और आपने मुझे पैसे दिए, तो ये लीगली बेटा सही है। आप मुझे फी नहीं दोगे तो मैं आपसे शिकायत करूं, बेटा आप फीस दे दो। आपने फीस दिया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप मुझसे शिकायत करोगे, सर मैंने आपको फीस तो दिया लेकिन आपने मुझे पढ़ाया नहीं। तो ये जो है कानूनन सही है, कानून की निगाह में ये सब चीजें आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें होगा, लेन देन होगा, मनी के टर्म है, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमने आपको कुछ भी नहीं दिया लेकिन आपने मुझे दिया। क्या? आपने गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट दिया, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने आपको कुछ दिया तो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, ये तो आपकी मर्जी है, ये वन साइडेड है बेटा। तो जहां वन साइडेड पेमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। वन वे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को गिफ्ट देती है, गिफ्ट रिसीव करती है, तो उसका भी तो कुछ मनी वैल्यू होगा ना, वह इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आता है बेटा। वो गुड्स के रूप में नहीं आएगा, सर्विसेज में नहीं आएगा, वो यूनिलैटरल होगा लेकिन वो शामिल होगा। क्लियर? किसी कंट्री में फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो सपोज करो कि नेपाल में ये घटना हुई थी, अर्थक्वेक आया था। इंडिया पहला कंट्री था जिसने पूरे सामान के साथ नेपाल को हेल्प किया। तो वहां पे जो इंडिया ने हेल्प किया, क्या उसके बदले नेपाल ने कुछ दिया क्या मुझे? नहीं, वो वन साइडेड है बेटा। अब ऐसा भी नहीं है कि कल को इंडिया कहेगा भाई मैंने तुमको हेल्प किया था तुम मेरा वापस करो, नहीं, ये आपने अपने मर्जी से दिया था, आप अपने इच्छा से दिया था, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में होगा। यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जो आप गुड्स लेते हो या गुड्स देते हो, यानी वो विजिबल है बेटा। क्या है? वह विजिबल है, विजिबल आइटम्स। इसके लिए होगा जो इनविजिबल आइटम्स है, इनविजिबल आइटम्स। क्या? सर्विसेज। हम सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज लेते हैं। हम गोरखपुर में बैठे हुए हैं और यूएसए के मिस्टर जॉन को मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बदले जॉन ने मुझे पेमेंट किया, तो यहां वो दिख नहीं रहा बेटा, इनविजिबल है। ऐसा नहीं कि ट्रक पर जो है लाद दिया गया, जहाज पे लद गया बेटा, इकोनॉमी से चला गया उधर से, नहीं। यहां मैंने पढ़ाया, वो ऑनलाइन उन्होंने पढ़ा, आप लोग भी बेटा पढ़ रहे हो, मैं यहां बैठ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और आप दूर दूर से हो बेटा, कहां कहां से हो, मेरे पास आप लोग के कमेंट आते हैं टेलीग्राम पे, आप इंडिविजुअली हमसे जुड़ते हो, अपनी बातें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी दूर से बेटा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारी सर्विसेज, हमारी पढ़ाई आप तक पहुंच रही है। क्या? इनविजिबल बेटा। क्या है? इनविजिबल। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे फी दो, बहुत सारे बच्चे बेटा दूर दूर से हैं और वो पढ़ते हैं और फी मुझे देते हैं, तो क्या है? वो इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल है। क्लियर? और एक होता था यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड।
इसको ऐसे लिख लो बेटा, वन साइडेड, एक ही तरफ से वो दिया जा रहा, तो उसके बदले में दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं है, इसलिए को कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर करते हैं। क्या कहते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर। इकोनॉमिक ट्रांजिशन बेटा 3 कंपोनेंट आते हैं, क्या क्या? चलो पहले लिख लो बेटा, इकोनॉमिक ट्रांजिशन क्या होता है। बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन का सर मीनिंग तो लिखवा दीजिए। देखो बेटा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस refer to those transactions. Economic transactions refers to those transactions which involve transfer of the title or ownership of goods, services, money and assets, अब बिल्कुल सही है, गुड्स का तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, लेकिन सर्विसेज का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हुआ बेटा? बहुत अच्छा सर, सर्विसेज का नहीं समझ में आया, कैसे होगा? आप ये बताओ, अभी ये वीडियो देखने के पहले, ये लेक्चर सुनने के पहले, देखने के पहले, क्या आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानकारी थी? बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी थी? आपने कहा नहीं। वो तो मैं ही जानता था ना कि क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, विजुअल आइटम क्या, इनविजुअल क्या है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया तो अब वह नॉलेज आपके पास भी चला गया और आपने अभी पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं दिए हैं, फीस मेरा नहीं दिया। अब मैं कहूं ठीक है बेटा फीस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मेरा जो नॉलेज है वापस करो, नॉलेज वापस हो पाएगा? नहीं होगा बेटा। इसलिए क्या ये इसका भी ट्रांसफर होता है, जो यहाँ पे ओनरशिप है नॉलेज का, वो भी तो मैंने आपको दिया ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास सब मैंने तुमको दे दिया, बता दिया तो मेरे पास सब है ही नहीं, कहेगा अरे भाई मेरा तो जो नॉलेज था मुन्नू पांडे ले गया। नहीं, मुन्नू पांडे तो ले गया है उसके पास, लेकिन मेरे पास भी है, लेकिन वो भी अब जानकार हो गया, वो भी समझदार हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस रेफर टू दो ट्रांजेक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। क्लियर हो गया ना? इंडिया ने नेपाल को गुड्स दिया था, वो यूनिलैटरली सही, वन साइडेड ही सही, लेकिन दिया ना, उसके बदले तो पैसा मिला नहीं। लेकिन अब जब मैंने दे दिया तो उसका मालिक कौन हो गया? मुन्नू पांडे ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, तो जब तक वो गिफ्ट उसके हाथ में है तब तक तो उसका मालिक कौन है? मुन्नू पांडे है। लेकिन जब देखते हैं हम लोग कि मुन्नू पांडे के हाथ में गिफ्ट है, कुछ लिया है, तो क्या दौड़ कर जाते कहते लाओ मेरा गिफ्ट मुझे दे दो? नहीं, अभी उस गिफ्ट का मालिक मुन्नू है। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट आपके हाथों में देता है वो कहता हैप्पी बर्थडे टू यू, और उस गिफ्ट को आपने रिसीव किया, तो अब उस गिफ्ट के मालिक आप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मुन्नू जाने लगे तो आपने कहा कि आप गिफ्ट लाए थे तो कितने का था, तो 399 का था, 399 रुपए ले लो भाई, ऐसा नहीं है, वो वन साइडेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स मुन्नू ने खरीद के लाया, मैंने बोला था कि मुन्नू आना तो उधर से लेते आना, मुन्नू ने लाया मुझे दिया, उसका मालिक मैं हुआ, मैंने उनको पैसा दे दिया, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में विजुअल आइटम आता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। इनविजुअल आइटम्स आते हैं जिससे हमारी नीड फुलफिल होती है, लेकिन हम उसके बदले पैसे दे देते हैं, ठीक है ना, पैसे देते भी हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंडिविजुअल आइटम है।
और यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है जिससे हमारी नीड फुलफिल हो गई लेकिन हमने पेमेंट न दिया है न पेमेंट देने का कोई हमारा ऑब्लिगेशन है, उसको कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। वो गिफ्ट हो गया, पर्सनल रेमिटेंसेस आता है इसमें। विजुअल आइटम क्या होता है? विजुअल आइटम्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, जिसको आप एक्सपोर्ट भी करते हो, आप इंपोर्ट भी करते हो। एक्सपोर्ट करोगे तो आप पैसे रिसीव करोगे, आप जब इंपोर्ट करोगे तो पैसे दोगे, ठीक है। वह जो पैसे के रूप में लेन देन हुआ क्या हो गया? इकोनॉमिक हो गया। क्या हो गया? इकोनॉमिक हो गया। These are called visual items as they are made some matter or material and can be seen, touched and measured। जिसको आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं कि कितना ग्राम है, कितना मीटर है, कितना लीटर है। The movement of such items is open and can be verified by the custom officials। वो देख सकते हैं कि भाई एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जा रहा है तो कितना जा रहा है या कितना आ रहा है, वो उसको ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? Individual items of trade refer to all type of services like shipping, banking, insurance, etc. which are given and received। हमको देते भी हैं, हमसे लेते भी हैं। भाई बैंकिंग सर्विस हम भी तो लेते हैं और हमसे वो भी लेते हैं। These are called individual items as they cannot be seen। तो हम देख नहीं सकते। Felt, touched और measured। आप यहाँ पे आप महसूस तो करोगे कि हाँ ये चीजें हमने पाया, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। आप ये देखोगे, मतलब आप उसको छू नहीं सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन आपने सर्विसेज लिया, आपने हमसे पढ़ा तो आप महसूस करोगे ना, हाँ भाई हमने ये चीज पढ़ा सर से। वह इनविजिबल है। और यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंसेज एंड अदर आइटम्स जहां पे वन वे, क्या बेटा? वो वन वे ट्रांजेक्शन है। क्या है? वन वे ट्रांजेक्शन, यानी एक ही तरफ से है, दूसरी तरफ से उसके बदले कुछ भी नहीं होता है। तो वह बेटा क्या? वह यूनिलैटरल ट्रांसफर से बेटा क्या है? यूनिलैटरल, यानी कि उसके रीपेमेंट के लिए कोई क्लेम फ्यूचर में नहीं होता है बेटा। आप गिफ्ट देते हो तो आपसे झगड़ा हो गया आपके दोस्तों के बीच में, क्या करते हो कि मेरा गिफ्ट लाओ, नहीं ना, उसका पैसा तो मैंने 400 रुपए का दिया था, भले गिफ्ट बेटा, कल शाम को देखा आया सुबह झगड़ा हो गया कि भाई तूने उसको पनीर की सब्जी खिलाया था, मुझे तो दिया नहीं, हम झगड़े हो गए दोस्त से। अब कहो नहीं मैं तुमको गिफ्ट दिया था इसलिए तुम मुझे पनीर की सब्जी खिलाओगे। भाई पनीर की सब्जी खत्म हो गई तो क्या करें? नहीं मेरा लाओ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आपसे वादा नहीं हुआ था कि आप उसका पेमेंट करेंगे या आप उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और एक होता बेटा कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या होता बेटा? कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ चीजें दिया या कुछ चीजें लिया तो उसके प्रति उसका पेमेंट का ऑब्लिगेशन बन जाता है। आपने किसी कंट्री से उधार लिया या उधार दिया, तो आप उधार दिए तो आपके पास एसेट बेटा घटा, एसेट क्या हो गया? घट गया। आपने दूसरे कंट्री से पैसा लिया तो आपके पास एसेट क्या हो गया? पैसा बढ़ा, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन बढ़ गया ना, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या? कि उसका पेमेंट हमको करना है अगले को। तो जहां पे आपको रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन बनता है वह किस में आता बेटा? वह कैपिटल ट्रांसफर्स में आता बेटा। किस में आता है? कैपिटल ट्रांसफर्स में आता है। यानी कि एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू कैपिटल रीपेमेंट और परचेज ऑफ एसेट। आपने किसी से मशीन भी खरीदा होगा और आपने इसका पेमेंट तुरंत नहीं किया, आपने कहा इसका पेमेंट मैं 1 साल बाद करूंगा, 1 साल के अंदर करूंगा, तो वहां पे भी आपका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन
है, वो क्या बेटा, वो कैपिटल ट्रांसफर में आता है। इसमें आता है कैपिटल ट्रांसफर में। क्लियर है? अब बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें हम लोग, एक स्टेटमेंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंस्ड इन विच सेंस, आपसे पूछा जाता है किस सेंस में होता है बेटा, इन, तो लिखो बेटा अकाउंटिंग सेंस, अकाउंटिंग फॉर्म है, अकाउंटिंग फॉर्म और अकाउंटिंग सेंस। ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमेशा बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। किस पे बेटा? डबल एंट्री सिस्टम। अब पूछोगे भाई डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम होता था डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। क्या होता है? डेबिट साइड होता है और क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दो चीज होता है। अकाउंटेंसी में आप लोग पढ़ते हो ना कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। कैसे पता चलता है? जब देख लेते हैं कि जो डेबिट साइड का वैल्यू है वो बराबर किसके, क्रेडिट साइड के, तो कहते हैं कि भाई हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। ठीक है ना? अब बाद में सब लोग क्या करते हैं, उसको बताते भाई देखो जो तुम लिखे हो वो सही नहीं है, हाँ तुम्हारा वैल्यू तो आ गया है लेकिन वह तरीके से नहीं आया है। लेकिन पहले निगाह में तो क्या लग जाता है, भाई हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है क्योंकि डेबिट का जो वैल्यू है और जो क्रेडिट का है वो सही है। इसलिए बच्चे लोग क्या करते हैं, टीचर को धोखा भी दे देते हैं, क्या कि दोनों तरफ का वैल्यू बराबर कर देते हैं। किसने इशारा कर दिया, भाई क्या होगा, उसने इशारा कर दिया कि भाई 1,03,672 होगा, अब इधर लिख दिया उधर भी लिख दिया, लेकिन बीच का आइटम गायब है। ऐसा होता है बेटा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में, अकाउंटिंग फॉर्म में। और अकाउंटिंग फॉर्म में बेटा दो चीज आती है, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में, अकाउंटिंग फॉर्म में। इसका कारण क्या बेटा, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है बेटा। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। क्या होता है, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट साइड में क्या होता है और डेबिट साइड में क्या होता है ना, यानी ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नोट कर बेटा, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, ऑल इनफ्लोज, ऑल इनफ्लोज, इनफ्लो मतलब आ रहा बेटा, ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। ये किसमें रिकॉर्ड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में, जहां पैसा आ रहा है ना, आने वाली जो चीजें होगी कहां होगा बेटा, क्रेडिट साइड में होगा। जहां पैसा आया वो क्रेडिट साइड में उसको दिखाएंगे ना। और डेबिट साइड में क्या करो बेटा, ऑल आउटफ्लोज, ऑल आउटफ्लोज और यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, यानी आपने इंपोर्ट किया, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करो बेटा, टेक्निकल चीज समझ लेना, आप इंपोर्ट करोगे तो गुड्स तो आएगा लेकिन पैसा आपके पास गया ना, गुड्स आया, वो गुड्स का इनफ्लो हुआ लेकिन मनी का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो कहां होगा, वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। जो पैसा गया यानी कि इंपोर्ट किसमें आएगा, इंपोर्ट किसमें आएगा, बोलो इंपोर्ट किसमें आएगा, हमने दूसरे कंट्री से सामान लिया तो हमारी कंट्री में सामान आया, तो सामान आया, गुड्स आया, लेकिन उसके बदले पैसा गया, तो
तो गया तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो होगा, वो डेबिट साइड में दिखाते हैं ना। और क्रेडिट साइड में इनफ्लो, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया, तो आप एक्सपोर्ट किए दूसरे कंट्री को, आपने सामान बेचा तो वहां से पैसा मिला, तो जो एक्सपोर्ट होगा वो किस में आएगा, क्रेडिट साइड में होगा। किस में होगा, क्रेडिट साइड में होगा। अब समझ आ गया, कोई दिक्कत। आपने लोन लिया, अब लोन लिया है तो सीधे सीधे पैसा आपके पास आया, तो जब पैसा आया तो किस में आएगा, वो क्रेडिट साइड में होगा। क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। लेकिन आपने पैसा दिया, यानी मनी जा रहा है ना, मनी गया, यानी जितना भी चीजें बेटा आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के रूप में सोचना है, मनी के टर्म में सोचना है। वो उसका जो मनी है, उसका मनी फॉर्म है, वो आ रहा है या जा रहा है। तो मनी फॉर्म में आ रहा है, मनी फॉर्म में आ रहा है तो कहां होगा, वो क्रेडिट साइड में होगा। और मनी फॉर्म में वो जा रहा है तो क्या होगा, वो डेबिट साइड में होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नो। आगे लिखो बेटा, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ये बेटा बैलेंस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बैलेंस हो गया बीओपी, इसका मतलब कि जितना पैसा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब जितना पैसा आपके आया उतना ही उसका मनी वैल्यू आपके कंट्री से गया, तो वो बराबर हो गया। और अनबैलेंस होगा, इसका मतलब अनबैलेंस में दो चीजें होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है। फेवर में कब होगा, कि दूसरे कंट्री से पैसा ज्यादा आया और आपके कंट्री से पैसा कम गया, तो जब कम जाएगा और ज्यादा पैसा आएगा तो आपके फेवर में होता है बेटा, है ना। और अगेंस्ट कब होगा, कि दूसरे कंट्री से आपने ज्यादा इंपोर्ट कर लिया तो आपकी कंट्री से ज्यादा पैसा गया, लेकिन दूसरे कंट्री से आपने पैसे कम रिसीव किए क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कम किए थे। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। जब पैसा इकोनॉमिक फॉर्म में आपका ज्यादा आएगा और कम पैसा जाएगा तो वो आपके फेवर में होता है, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो आपके अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, वह अनफेवरेबल होगा, डेफिसिट का होगा। लेकिन आमदनी रुपया, खर्चा 98 है ना, 98 मतलब 8 आने, उसको 50 पैसे करते हैं, यानी 1 रुपए आपने कमाया, आपने रिसीव किया, लेकिन पैसा आपने खर्च किया 50 पैसे, तो 50 पैसे आपका सरप्लस हुआ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, सरप्लस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में केवल वो बैलेंस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, लेकिन गलती से भी इकोनॉमिक सेंस मत लिखिएगा। और इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बैलेंस होगा इसका मतलब कि जो डेबिट साइड का वैल्यू है क्रेडिट साइड वो बराबर हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो आपके फेवर में यानी सरप्लस बीओपी हो सकता है, यदि वह अगेंस्ट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का हो सकता है। क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को बेटा अगले क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो चीजों का बेटा है ना, जो अपना बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके दो पार्ट, एक करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको नोट करो बेटा, करंट अकाउंट ACCOUN अकाउंट, ठीक है ना। और एक होता बेटा, एक और है, उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अगले क्लास में बेटा मैं आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में समझाऊंगा। आपका बेसिक बेटा यहाँ क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया बेसिक, तो आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट समझने में आसानी होगी। अगला बेटा वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी आप लोग को मिलेगा और इसका नोट्स बनाते रहिए। आपको कोई बेटा दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, सर हमारी ये समस्या है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे
ये जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ ये ऑन डिमांड है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट मुझे बेटा टेलीग्राम पे किया है, इंडिविजुअली किया है, आपका बेटा स्वागत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में भी करोगे तो कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी समस्या मुझसे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। हाँ, ये है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके 2 वीडियो और बनेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं बेटा, आराम से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत होती आप हमसे पूछिए। फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। आप लोग के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वह तैयार हो रहा है, और सीक्वेंस से मैं आप लोग को पूरा एक एक चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। आप उसको छोड़िएगा नहीं, खूब ध्यान से आंसर देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, तो कोई दिक्कत होती है हमसे पूछिए। आप लोग एक चीज मैंने देखा बेटा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि बेटा आओ तुम हमारे साथ जुड़ो, पद्माकर सर का वीडियो देखो और इंजॉय करो। लेकिन वीडियो देखिए, आप इतना बेटा लाइक कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आईएससी का सैंपल पेपर मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को, अनएक्सपेक्टेड बेटा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से। तो आप जब देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप वो सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। आपने देखा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और उसका लाभ उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो आप हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू।